लॉन्च कंट्रोल सेंटर एक सफल लॉन्च सुनिश्चित करने के लिए समस्याओं का निदान करने और उन्होंने बात लिखा है, तो ये 4 पॉइंट बताए हैं और भी है निर्णय लेना अलग-अलग तरीके से, समग्र प्रबंधन, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, इसने संपूर्ण लॉन्च ऑपरेशन की निगरानी और प्रबंधन प्रदान किया। ठीक है, इन्होंने बेहतर एक तरह से सारे एस्पेक्ट्स को इन्होंने कवर करने का प्रयास किया है और प्रत्येक सब क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट डाला है। तो एक बेहतर आंसर इन्होंने तैयार किया है। भारत लास्ट में कंक्लूजन भी लिखा है, इसलिए चूंकि भारत ने आदित्य L1 MIS सवार गगनयान आदि परियोजनाओं का, ठीक है, इन्होंने कंक्लूजन दिया है, अच्छा लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो भी प्रश्न नहीं लिखे हैं, तो एक बार ज़रूर प्रयास करें। आप जब भी नेट पे सर्च करेंगे, इस तरह का प्रश्न मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, लेकिन ज़रूर लिख करके लाएँ। उन्होंने बेहतर अटेम्प्ट किया। इस तरह अगर आपको समझ में नहीं आया क्या लिखना है, तो इन कॉपियों से आप लोग भी सीख सकते हैं कि क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। ठीक है? ये हिंदी मीडियम का एक कॉपी था, लेकिन बस इनका एक ही मैं सजेशन दूँगा, दीपक जी, आप ज़रूर प्रयास करें कि स्टार्टिंग में ही ये आप रफ बना लें। जब आप एग्ज़ाम पेपर में एग्ज़ाम हॉल में हैं, तो जहाँ क्वेश्चन रहता है वहीं पे बनाएँ। क्या-क्या हम लिखेंगे, परिचय लिखेंगे, उसके बाद सब सेक्शन है। जैसे अभी आपने बात किया, तो ये जो पॉइंट आपने तैयार किया है कि क्या-क्या अचीवमेंट था या क्या-क्या प्राप्त करने वाला था। अलग-अलग मेटल डिटेक्टर का प्राप्त करना था, सरफेस टेम्परेचर पानी का पता लगाना था, तो ये पॉइंट बना लेंगे यहीं पे। इससे क्या होता है कि अगर एग्ज़ामिनर आपका कॉपी नहीं भी पढ़े, अगर वो फर्स्ट पेज ये देखा, आपका ये फ्रेम किया हुआ, उसी में सब दूसरा सेक्शन बाँट दिए, तो इससे क्या होता है कि आपको ईज़िली वो समझ जाता है कि इसका कांसेप्ट क्लियर है, उन्हें क्या-क्या लिखा है। तो आगे नहीं भी पढ़ रहा है, तो ये आपके डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा। तो प्रयास ज़रूर करें, जब भी आप नहीं तो आप लास्ट में बनाएँ, लेकिन अभी से ही हैबिट डालें। इसी को बोलते हैं सिनॉप्सिस, कि जो भी आपने लिखा, उसका भी एक सिनॉप्सिस। आपने ये 3 पेज में लिखा, इस 3 पेज का आधा पेज में, और ये जब आप लिख दिए, तो ऑटोमेटिक आपका सपोज़ करिए मान लीजिए 15 मार्क्स का है, तो वो 5 नंबर तो इन जनरल मिलेगा ही। 7 नंबर थोड़ा-सा जो बेहतर कॉपी लिख रहा है, लेकिन 8 नंबर, साढ़े 8 नंबर, 9 नंबर उसको मिलेगा, जिसमें कुछ इस तरह का रहेगा डायग्राम, या आप बना दिए हैं, बीच में मून बना दिए हैं या सैटेलाइट बना दिए हैं, एलईओ, लो लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, आप दिखा सकते हैं अलग-अलग तरीके से मैप बना करके। तो उससे थोड़ा-सा इनोवेटिव होता है आंसर, क्रिएटिविटी होता है आंसर में, तो दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूर प्रयास करें कि आप उसको दिखना चाहिए एग्ज़ामिनर को कि क्या-क्या लिखने जा रहा है एग्ज़ामिनेशन में। मेरा एक यही रिकमेंडेशन रहेगा इसमें, और बाकी आपका कंटेंट अच्छा है और बेहतर है। इसी तरह से इसको और अच्छे से कंटिन्यू लिखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हुँ। एक मैं इंग्लिश कॉपी पढ़ता हूँ, देखता ओके हूँ सर। इंग्लिश में। आदित्य, मिथिलेश, आरती, सुनील, काजल, पारू, रोहित, प्रियंका, जयप्रकाश, खुशबू, अमजी बख्शी, जितेंद्र, मनीषा, आज इतने लोग प्रेजेंट। एक इनका कॉपी है, यस सर। मिथिलेश का, सर मेरा है, प्रियंका का प्रियंका है। कुमारी। देखिए इन्होंने, देखिए जो मैं बता रहा था दीपक जी, ये प्रयास करें इस तरह से, मतलब ये थोड़ा और बेहतर इसको सजाया जा सकता था, ठीक है, लेकिन फिर भी लिखने का देखिए सारा कुछ लिख दिया है यहीं पे, कि हम पहले जो सब सेक्शन प्रश्न है, द मेन टास्क ऑफ इंडिया थर्ड मिशन, कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड दिस टास्क, कौन-कौन सा कंट्री अचीव किया है। अब देखिए इसको कैसे सजा सकते हैं सिनॉप्सिस के रूप में। जब मैंने आंसर लिख लिया, अब इसको भी हम शॉर्ट बनाएँगे। जैसे ये आपने लिखा, यहीं पे लिखेंगे। यूएसए, रसिया, रसिया में भी डालेंगे यहाँ, लूना यहाँ डाल देंगे, आर्टेमिस, अपोलो यहाँ डाल देंगे, उसके बाद चाइना का चांग यहाँ डाल दिए, इंडिया का
चंद्रयान 3 खत्म हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आप कौन कौन सा बात कर रहे हैं, थर्मल का, सरफेस का, सेस्मोग्राफी का, जो हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वहाँ पे कि कौन कौन सा डेटा क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या रोल हो सकता है, कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर, कोऑर्डिनेशन, डेटा एनालिसिस, जो भी है आप यहीं पे लिख दीजिए। जब उसके बाद आप देखें, ये हुआ आपका, जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो सपोज करिए कि 38 मार्क्स का है तो 20 मिनट देना होता है, 8 मार्क्स का है तो 7 मिनट देना होता है, 15 मार्क्स का है तो 10 मिनट दे सकते हैं। तो मान लिया आप सपोज करिए कि 38 मार्क्स का प्रश्न है या 36 मार्क्स का प्रश्न है, साइंस एंड टेक में 36 नंबर का आता है, तो 36 नंबर का आता है तो आप समझिए कि वही 20 से 22 नंबर 22 मिनट्स आप दे सकते हैं। तो 22 मिनट से 20 मिनट्स में आपका 5 मिनट्स इसको लिखें, एक रफ अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखें, उसके बाद यहाँ लिख लें, पहले लिख दें। उसके बाद क्या होगा कि अगले 3 पेज जो आप लिखने जा रहे हैं ना, वो यहाँ से मॉनिटर होगा, यहीं से डायरेक्ट होगा। और दूसरा चीज और बेनिफिट क्या है कि आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा। तीसरा, आप भटकेंगे नहीं, जो कोर टॉपिक है, जो कोर पॉइंट है, आप वहीं रहेंगे लास्ट में कंक्लूजन। तो ये आपका क्या हुआ कि हम क्या क्या पॉइंट पे चर्चा करेंगे इसके बारे में लिख दिए, फिर क्या क्या रोल है, लास्ट में क्या कंक्लूजन हो सकता है। तो जब भी कोई भी प्रश्न लिखें, चाहे वो हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, इसी तरह से तैयार करें, यहीं पे लिख डालें। और अभी इनिशियल फेज है, यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, लास्ट पेज पे लिखिए, वो हैबिट बनाइए। सिनॉप्सिस 4 पेज में लिखा, आधा पेज में, 1 पेज में आपका वो खत्म हो जाना चाहिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब आपका टेस्ट रहेगा, जब टेस्ट मेंस का टेस्ट लगाएंगे या एग्जामिनेशन सेंटर नजदीक रहेगा, तो वो 4 पेज का भी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। चंद्रयान 3 मतलब बस ये पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उतना समय नहीं रहेगा। दूसरी बात, कोई नहीं जानता है, नो वन नोज कि कौन सा प्रश्न आने जा रहा है। तो हम अधिक से अधिक अपना टॉपिक कवर करेंगे ताकि हमसे कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। जब से ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला ट्रेंड आया है, तब से तो और है क्या, आपका 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ गया है। जहाँ हम लोग कुल मिलाकर के लिखते थे 3 3 6 2 8 प्रश्न, हम लोग लिखते हैं 3 3 6, और उसके अलावा 5 5 तीनों में बढ़ जाता है ना, हाँ, कुल 20 प्रश्न हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अधिक से अधिक टॉपिक्स को कवर करें। टॉपिक्स कवर करने का तरीका है एक सब्जेक्टिव ब्रॉड व्यू और एक सिनॉप्सिस। ठीक, बाकी उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, उसके बाद उन्होंने भी बताया है टास्क के बारे में, क्या क्या टास्क है। सॉफ्ट लैंडिंग, लूनर रिसर्च, बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग का टास्क था कि हमें सॉफ्ट लैंडिंग करना है, हालांकि चंद्रयान 2 में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद चंद्रयान 3 में हम लोग सफल हुए। लूनर रिसर्च, उसमें क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा हम लोग रिसर्च कर सकते हैं वाटर के बारे में, जो हम लोग चंद्रयान 1 में फाइंड आउट किए थे कि वहां पे वाटर का अंश पाया गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी और एडवांस टेक्नोलॉजी उसको इम्प्लीमेंट करके, जैसे कि इन्होंने लिखा है इम्प्रूव्ड लैंडिंग गियर, पावरफुल इंजन्स का इस्तेमाल किया गया, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। फिर उन्होंने दूसरा सेक्शन जो है रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया। बस इसमें ही 4 नाम है, तो ध्यान रखना है। रसिया का लूना है, यूएसए का अपोलो है, चाइना का चांग है। कौन कौन सा सब सिस्टम है, रंभा है, चेस्ट है। रंभा का मतलब देखिए, इसको फुल फॉर्म भी याद रखते हैं, नहीं भी याद रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अगर आप रंभा लिख दे रहे हैं एनफ है। रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड टू मेजर नियर सरफेस प्लाज्मा, क्या लिखा गया, ठीक है जो भी है। तो नियर सरफेस प्लाज्मा को हम लोग एक तरह से मॉनिटर करते हैं या मेजर करने के लिए। प्लाज्मा क्या होता है, कोई बताएंगे? प्लाज्मा क्या होता है, कौन बताएंगे, बोलिए। प्लाज्मा बायोलॉजिकल जो टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, बट यहाँ पे तो बायोलॉजिकल चीजें नहीं है।
नहीं तो जहाँ तक हम लोग तो अभी स्पेस का टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजिकल तो नहीं होना चाहिए। या हम लोग ये कोई और बताइए? थोड़ा सा दिमाग डालिए, दिमाग पे जोर डालिए, पढ़े होंगे तो कुछ बताइए। पदार्थ का पांचवा अवस्था जो प्लाज्मा। पांचवा और नहीं है, चौथा है, चौथा है, चौथा है। सर क्या है? जी प्लाज्मा है यही क्या? प्लाज्मा क्या है? ये तो चौथा ठीक है, समझ में आया। उसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ही। अब फिफ्थ कौन है? बोस-आइंस्टीन कंडस्ट। गुड गुड गुड। देखिए, प्लाज्मा जो है ना, ये फोर्थ स्टेट है। जब हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो बस सॉलिड में क्या होता है? सबसे नजदीक हमारा मॉलिक्यूल होता है। थोड़ा सा इसको जी हीट दिए, थोड़ा सा मॉलिक्यूल की डिस्टेंस बढ़ गया। गैस में क्या हुआ? और बढ़ गया। प्लाज्मा उससे भी खतरनाक, उसमें और हीट दिए तो इतना डिस्टेंस पे हो गया। एक प्लाज्मा टीवी पहले आया करता था। प्लाज्मा टीवी में क्या होता था कि पीछे से एक यहाँ पे रहता था स्क्रीन लगा हुआ, तो मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही माइन्यूट, जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, और वो एक्सेसिव टेम्परेचर पे वो वर्क करता है। ठीक है, और ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो ये टू मेजर नियर सरफेस प्लाज्मा, वहाँ का क्या कंडीशन है, वहाँ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसा है, ये सब मेजर करने के लिए रंभा का यूज किया गया है। चेस्ट है, इसका नाम से क्लियर है, चंद्रमा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट नाम है इसमें। वही वहाँ का कैसा थर्मल कंडीशन है, चाहे सरफेस का या इन्वायरमेंट का, उसके बारे में बात किया गया है। इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, कितने बार भूकंप आए हैं, वहाँ का लेयर कैसा है, अंडर लेयर कैसा है, वहाँ का प्लेट टेक्टोनिक क्या, मतलब इस तरह का पता करने के लिए APXX अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये सब नाम है, आप नाम ध्यान रखेंगे। नाम का चर्चा किया है। कुछ बहुत सब लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ध्यान रखना है। फिर है क्या है, रोल ऑफ वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर, क्या क्या रोल है? रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सिमुलेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, कम्युनिकेशन एक्सेस, नर्व सेंटर है, साथ ही साथ मास्टर कंट्रोल। मैंने बात लिखा है, अच्छा लिखा है, क्योंकि सब काम तो हमें करना ही है। सारा मॉनिटरिंग तो हमें पृथ्वी से ही करना था, BSSC से। उसके बाद इन्हें कंक्लूजन दिया है, चंद्रयान 3 अचीव इंडियाज फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोल, शोकेसिंग एडवांसमेंट। ठीक है, तो आने वाला कौन कौन मिशन है हमारा? एक तो मान लिया शुक्रयान अभी, है। वन हाँ शुक्रयान। शुक्रियान है, और आदित्य एलेवन तो हो गया ना। बिल्कुल गगनयान। गगनयान मानव मिशन है। और कुछ? बृहस्- चंद्रयान 4, और बताइए। इंटरनेशनल शुक्रिया। स्पेस स्टेशन, हाँ हाँ 2030 तक। सैटर्न मिशन। ये अभी 5 हम लोग का प्रोजेक्ट है। बाकी तो हम लोग जो काम कर ही रहे हैं, NSIL, नेविक। देखिए, एक गगन है, एक गगनयान है, जानते हैं क्या कोई अंतर? क्या है गगन गगनयान? अंतरिक्ष में मानव मिशन है, थर्ड फेज, जैसे बम मित्र। गगन क्या है? गगन गगन कोई बताइए, गगन क्या है? नेविगेशन सिस्टम। यंत्र है शायद। क्या अंतर है वो, उसको एक्सप्लेन करिए। बता दो। गगन, इसका फुल फॉर्म क्या है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, है ना? यही ना फुल फॉर्म है? जी जानते थे ये? देखिए, ये
एक तरह से आप इतना समझिए, सिंपल सा चीज है, इसमें मॉनिटरिंग करना है। जो हम लोग का एयरक्राफ्ट अभी जो चलता है या सिविल जो एयरक्राफ्ट है, तो इसमें AAI नाम सुने होंगे, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और साथ में इसरो, ये दोनों आपस में कोलैबोरेशन किया है। इसलिए टू प्रोवाइड अ नेविगेशन सिस्टम, एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम दे जो कि असिस्ट करे क्या चीज करने में, उसके लोकेशन को एक एक्यूरेट लोकेशन देने में, एक्यूरेट लैंडिंग हो, एक्यूरेट मॉनिटरिंग हो। कभी कभी होता है कि लिंक ब्रेक कर जाता है, जो नीचे ग्राउंड पे कौन होता है, ATC। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? बताइए, नाम सुने ATC का? नहीं सर। फ्लाइट से कौन कौन गया है अभी तक, कौन कौन सफर किया है, उसको पता होना चाहिए। सही ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होता है। हाँ तो क्या होता है बताइए, क्या करता है ये, इसका काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ ATC? देखिए, ATC का काम, जिस तरह से आप जब रेलवे का ट्रेवल करते हैं तो रेलवे का स्टेशन मास्टर होता है, उसका काम होता है सिग्नल देना कि कौन गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे आके लगेगी, कौन गाड़ी कब खुलेगी, और उसको कहाँ पे रोकना है, ऑटो पे रोकना है, ऑटो के आगे रोकना है। सेम वर्क ATC का होता है एरोप्लेन, कब उसको उतारना है, कब किस कोऑर्डिनेट्स पे उसको घुमाना है ऊपर में ही, या समय का बाउंडेशन की थोड़ा आप लेट हल्का स्पीड स्लो करिए, ये सारा मॉनिटरिंग ATC का होता है। तो जब भी आप सफर करें तो चीजों को ऑब्जर्व करें, कुछ भी काम करें। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एन ऑफिसर इज अवेयरनेस। आप जहाँ जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए। हर जगह आप कुछ ना कुछ दिखेगा, आँख कान नाक खोल के रखना सीखिए, और क्यूरियोसिटी टू लर्न, हर जगह नॉलेज है। और वो प्रश्न आता है, PT में आने आया तो मेंस में आ जाएगा, मेंस में नहीं आता इंटरव्यू में आ जाएगा। तो थोड़ा सा ओपन होइए चीजों को, है ना। तो अब इतना दिन से मान लिया आप फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, आपको ATC का वर्क पता नहीं है, या गगन से आप अवेयर नहीं है, गगन पिछले 5 साल से 4 साल से चल रहा है, यू शुड नो, यू शुड अवेयर, क्योंकि अब पहले वाला बात नहीं रहा है। जिस तरह से BPSC, एक है नेविक, नेविक का बताइए क्या है फुल फॉर्म, बोलिए कौन बताएंगे, नेविक का बताइए, NAVIC, जल्दी बताइए। नेविगेशन कभी पूछा है इसका? NAVIC क्या है ये? USA का GPS का ही टाइप है, भारत का नेविक। फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म देखिए कितने बार आया था इस बार PT में, कितना फुल फॉर्म आया, 4 या 3 या 4 आया है 69 में। देखें कि नहीं साइंस एंड टेक में? हाँ सर। तो बताइए, ये सब अवेयरनेस रखना पड़ेगा ना। नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टिलेशन, नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टिलेशन, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द सेम पैटर्न, जिस तरह से हमारा USA का GPS है। बताइए रशिया का क्या है, रशिया का क्या है जानते हैं? रशिया का भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम है, उसका नाम है ग्लोनास। यूरोप का बताइए, गैलीलियो। चाइना का बाइडू। इंडिया का नेविक, इसका एक और नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। तो
नेविक इसी का नाम रखा गया, इसी का निकनेम है IRNS। जिस तरह से GPS है, जीपीएस में जो एक्यूरेसी था वो 20 मीटर्स तक था, कि 20 मीटर्स तक हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं एक्यूरेसी। लेकिन हमारा जो नेवी का है वो अप टू 10 मीटर्स तक भी एक्यूरेसी दिखा सकता है, एकदम बेटर पोजिशनिंग, कोई भी पॉइंट कहाँ पे है। इसमें जीपीएस में थोड़ा सा भी है कि लोकेशन थोड़ा सा आसपास 20 मीटर का है, इसमें 10 मीटर का है। कुल इसमें कितने सैटेलाइट यूज किए गए हैं पता है? 7, 3 और 4, 3 जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस। सब जानते हैं जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, सब जानकारी अब रखना पड़ेगा। अब साइंस ही नहीं, अब साइंस एंड टेक थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अब तैयार हो जाइए। जो 70th बीपीएससी होने वाला है उसके लिए साइंस के साथ साथ साइंस एंड टेक पढ़ना है। जो आज का क्वेश्चन था वो आप जो लिखा है वो बेहतर है, उसमें कुछ अलग से डिस्कस कराने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट है वही सब इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हम कुछ कुछ अलग चीज बता रहे हैं। हाँ बताइए, कोई जानते हैं जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस? सब चीज जानना चाहिए। थोड़ा बहुत देखिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मैं बताया था ना कि पढ़ने का आदत डाल लीजिए। मैगजीन PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए इसमें चंद्रयान 3 दिख रहा है आप लोग को, सारा जी कुछ दिया हुआ है। चंद्रयान 3 was सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। लेकिन जो VLCC था तिरुवनंतपुरम केरला। तिरुवनंतपुरम में है ना, वहां से वर्चुअल कंट्रोल सेंटर बनाया गया था। इसमें कौन कौन होता है? लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। इसी में देखिए रंभा है, चेस्ट है, इल्सा है। रोवर में था 2 गो APXS अल्फा पार्टिकल और LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रम, और एक था प्रोपल्सन में सेप। क्या क्या फाइंडिंग हुआ था कुछ कुछ देख लेते हैं पहले। क्या क्या फाइंडिंग हुआ था? प्रेजेंस ऑफ सल्फर ऑन द लूनर सरफेस, कुछ कुछ और एलिमेंट्स, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या अगर मान ली इस बार चंद्रयान 3 गया तो प्रेजेंस ऑफ सल्फर पाया गया। उसके अलावा कुछ कुछ और एलिमेंट्स, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम भी डिटेक्ट किया गया। लूनर सॉइल, अब देखिए चंद्रयान है 1 है, चंद्रयान 2 है। यहाँ पे डिटेक्टेड वाटर किया गया था पहला बार, और इसमें डिटेक्टेड हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH एंड द वाटर मॉलिक्यूल H2 डिटेक्ट किया गया था। कुछ अलग अलग मिशन जैसे देखिए, एक तो आप लोग समझ गए रसिया का लूना है, USA का तो एक तो पहला जो था वो था ही अपोलो, और अभी जो आर्टेमिस 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मिशन का आप नाम याद रखेंगे, किसका है? USA का है। इजराइल का लॉन्च होने वाला है बेरेशिट 2025 तक। जापान का अकुतो लॉन्च किया गया था, अलग बात है कि क्रैश लैंडेड हुआ था। साउथ कोरिया का है दानोरी मिशन, सब याद रखेंगे। तो ये देखिए आप जब चंद्रयान 3 का पढ़ें तो एक तो आपका नोट्स बना, उसके बाद आप इस एडवांस लेवल तक पढ़ें कि किसी भी तरह का प्रश्न आए तो आप तैयार रहें। वो जो 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स का रोनर होते हैं, उससे अच्छा वो अगला 2 मार्क्स 2 साल रुलाएगा कि 4 साल रुलाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए थोड़ा सा और अधिक पढ़ लें, अपना लेवल बढ़ा लें, ताकि अगला 2 साल 4 साल और झेलना नहीं पड़े इस बेरोजगारी की मार में। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, अपना लेवल अप करें। चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग देखिए बात किए थे ना। हाँ कुछ बोल रहे हैं रुपेश सर? नहीं सर, कंटिन्यू। हाँ देखिए तिरंगा पॉइंट और ये है शिव शक्ति पॉइंट। बताया था ना चंद्रयान 2 लैंडर वुड बी नोन एज तिरंगा पॉइंट। अगर आप मैगजीन पढ़े होते हैं यू विल बी वेल अवेयर, नहीं पता था क्योंकि मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं।
सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोसेस है, इतना भी टेक्निकल नहीं जाने की जरूरत है। हाँ, बस ये जानना है कि क्या क्या उसमें जैसे बताया था अभी सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग आदत डालिए पढ़ने का, ठीक है। ये सर मैं इसलिए कौन बता रहा सा हूँ कि मंथ, पढ़ना पड़ेगा। कौन सा मंथ का है सर ये मैगजीन? ये मंथ का नहीं है, ये 1 साल का है। यस। ये पूरे 1 साल का है, PT 365। ये अप्रैल से लेकर के आपका जनवरी तक है, दिसंबर तक है। तो ये कहने का मतलब है कि जब ये आप पूरा पढ़ लेंगे ना, तो ये तो आपको मेंस में बेनिफिट करेगा ही, साथ साथ PT में भी जो कहीं मान लिए मन किया कि उसको जनवरी से नहीं पूछने का, उसको मन कर गया सितंबर से पूछने का, मान ली एग्जाम होना है सितंबर 24 में, उसको मन किया कि चलो हम लोग दिसंबर 23 से पूछते हैं, तो अवेयर होना चाहिए ना। वो हम लोग मिस नहीं करना है और प्रयास करना है कि कवर करके रखें। देखिए ये है एक आदित्य L1। हम लोग बता रहे थे कि उसमें कितना पॉइंट होता है, कुल लैग्रेंज पॉइंट्स 5 होता है। ऐसे बनता है डायग्राम। थोड़ा सा ये हो गया आपका अर्थ, L4, L5, L3, L1 और ये हो गया L2। दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ सर, दिख रहा है। देखिए ये, अब देखिए L4 और L5 जो है ना सबसे स्टेबल पॉइंट है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि दोनों का बैलेंस 60 डिग्री पे एंगल, और ये तीनों L1। लेकिन यहाँ पे जो L1 है, L1 क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि अर्थ का और पृथ्वी, ये अर्थ है, यहाँ पे जो है न्यूट्रल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में वहां पे न्यूट्रल हो जा रहा था, ताकि वो स्टेबल होकर के घूम रहा है। दैट्स वाई L1 पे रखा गया। बस ज़्यादा उतना आपको नहीं जानना है, ठीक है। इतना जानिए कि कम से कम 5 पॉइंट होता है, उसमें से 2 पॉइंट L4 और L5 वो स्टेबल होता है, L1, L2, L3 अनस्टेबल पॉइंट है। दूसरी चीज, L1 पे क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि वहां पे दोनों का जो आदि सन का और अर्थ का ग्रेविटेशनल पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब 0 हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है, आपस में दोनों दूसरे फोर्स न्यूट्रल कर रहा है। दैट्स वाई L1 इज द मोस्ट सुटेबल पॉइंट टू मेजर और टू कर सकते हैं विजुअलाइज द सन। तो इसलिए L1 को चूज किया गया। किससे भेजा गया ये ध्यान रख सकते हैं, PSLV C57 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57। और इसमें कौन कौन सा, जिस तरह से अभी हम लोग पढ़े चंद्रयान 3 का, उसी तरह से इसमें भी है। कौन कौन सा पेलोड, मान लिए अभी आदित्य L1 लॉन्च तो हो चुका है, तो ये प्रश्न आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, PT में तो कुछ भी पूछ देगा, पूछ दे ले, इसी का पूछ दे, एस्पेक्ट्स का फुल फॉर्म बताइए, पापा का फुल फॉर्म बताइए। तो थोड़ा सा अवेयर रहने का प्रयास करिए किससे संबंधित है। अगर इतना ही पता रहे तो थोड़ा सा आदमी क्या करता है, वहां पे सेंस लगा पाता है, अपना इंट्यूशन लगा पाता है। लेकिन जो पढ़ा ही नहीं, वो कौन सा इंट्यूशन लगाएगा? कुछ भी नहीं लगा पाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा हैबिट डालिए अपना लेवल अप करने का, और ये सब चीजें पढ़िए। देखिए सारा दिया हुआ है, लैग्रेंजियन पॉइंट्स इसमें 5 होता है, L2 3 अनस्टेबल होता है, L4 और L5 जो है स्टेबल होता है। इसके अलावा और कौन कौन सा है? हमारा तो आदित्य L1 है स्कीम, सोलर मिशन। बाकी अदर इंस्टीट्यूशन का, चाइना का है कुफाऊ, नाम याद रखेंगे, कुफाऊ। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है सोहो, SOHO। इसका फुल फॉर्म है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। नासा का है पार्कर सोलर प्रोब। बस ध्यान रखना है, इस तरह से हम उसमें ध्यान रखें। USA का चंद्रयान मिशन क्या है, आर्टेमिस है, रशिया का लूना है, इसी तरह से इसका भी ध्यान रखेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज और देख लीजिए, ये लेयर्स, सन का जो लेयर्स है, सबसे
गर्म कौन सा लेयर होता है, जानते हैं आप लोग? कौन बताएंगे? कोरोना कोरोना कहाँ होता है? केंद्र में, सॉरी उसके बाहरी क्षेत्र, आउटर एरिया। आउटर एरिया। कोरोना आउटर एरिया में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन होता है जी? बताइए, कोई और बताइए। एनीवन प्लीज डू फास्ट। ये लोग ये लोग टच करके देखेंगे तभी तो बता पाएंगे। आउटर एरिया होता है सर। अच्छा, तो ये देखिए, पहले तो ये समझिए कि ये देखिए, ये दिख रहा है, देखिए इसका नाम है फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, इसका नाम है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर सबसे बाहरी इसका कोरोना। सबसे बाहरी कोरोना है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन होता है? कोरोना होता है। सबसे मिडिल पे मतलब क्रोमोस्फीयर होता है, और फोटोस्फीयर सबसे बीच में है फोटोस्फीयर, लेकिन फिर भी कम गर्म होता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्या वजह हो सकता है? बताइए, तो जानते हैं? देखिए, सबसे मेन इसमें जो ये होता है, इसमें बहुत सा कंसेप्ट है, उसको हाइड्रोजन और हीलियम जो आपस में फ्यूजन करता है। जब हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूजन करता है तो उसमें दो फोर्स होता है, एक मास का एट्रैक्शन फोर्स लगता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है इसमें, जब फ्यूजन होता है तो उसका एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है तो उसका इम्पैक्ट जो मास का और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का आपस में वो बैलेंस कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। जब आप पढ़ेंगे स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है कि सुपरनोवा कैसे बनता है, तो उसमें डिटेल से पढ़ना है कि एक समय के बाद स्टार सुपरनोवा कैसे बन जाता है। इसमें ये होता है कि धीरे धीरे जब उसका फ्यूजन होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है तो उसका मास फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों आपस में न्यूट्रलाइज करता है। तो न्यूट्रलाइज करने की वजह से क्या होता है कि उसकी एनर्जी जितनी प्रोड्यूस होती है वो वहां पे स्टेबल नहीं रह पाती है, वो क्या होती है, स्कैटर कर जाती है, जो कि वही हम देखते हैं कि आउटर एरिया में वो एक्सपेंड हो जाता है। इसको हम लोग डिटेल में, इसमें है एक लंबा कंसेप्ट है, जो पहले मास और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों आपस में कैसे न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रलाइज होने के बाद दोनों आपस में एक समय ऐसा आता है धीरे धीरे उसका एनर्जी कंपैक्ट करता है। पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, वहाँ उतना टेक्निकल नहीं जाना है, लेकिन इतना जानिए कि कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर। तो फोटोस्फेयर सबसे अंतिम में होता है, मतलब सबसे बीच में होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं होना, मतलब इससे सब नीचे तो कोर होता है, कोर का जो सबसे लेयर जो होता है फोटोस्फेयर, उसके बाद क्रोमोस्फेयर, फिर कोरोना। लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उल्टा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ कोर है तो कोर सबसे ज्यादा गर्म है, ऐसा नहीं होता है। फोटोस्फेयर सबसे लिस्ट गर्म है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कोरोना होता है, ये अपना ध्यान रखेंगे। और कम से कम ये ध्यान रखेंगे कि 3 लेयर है, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, और सबसे लास्ट में कोर, CORE, जहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होता है। कितना कम से कम जो ध्यान रखें। और एक सोलर फ्लेयर्स होता है, जब वो बहुत ज्यादा, जो जितना सन का जो हीट है उसके सन के हीट से एक सोलर स्टॉर्म आता है, उसके हीट की वजह से, उसी को हम लोग सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। इतना बहुत टेक्निकल नहीं जाना, लेकिन कुछ कुछ टर्म से आप लोग वाकिफ रहने का प्रयास करेंगे। ये मैंने बताया था अभी, गगनयान मिशन यही है,
इसका आप लोग नाम सुन रहे हैं पिछले 3-4 साल से। उसमें एक बनाया गया था आर्टिफिशियल, कुछ नाम पता है उसका? व्योमित्र। जो आर्टिफिशियल जाएगा रोबोट, क्या नाम है? क्या नाम है? व्योमित्र। गुड। तो ये सब ध्यान रखना है। व्योमित्र था, आर्टिफिशियल रोबोट है, सो सबसे पहले उसी को हम लोग भेज रहे हैं स्पेस पे। थर्ड स्टेज में वो सर जब सक्सेस, मानव क्या बताइए? थर्ड स्टेज में सर मानव मिशन भेजा जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ और बता देते हैं लास्ट। देखिए एक चीज और जान लीजिए, देखिए ऑर्बिट, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे GSLV और PSLV का जो चर्चा करते रहते हैं, GSLV और PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल क्या है। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं ये क्या है, एक तरह का ऑर्बिट है, किस डायरेक्शन में और कहाँ पे रोटेट करता है। तो पहले हम ऑर्बिट को समझते हैं। देखिए ऑर्बिट किसको बोलेंगे? इमेजिनरी पाथ टेकन बाय अ सेलेस्टियल बॉडी ऑफ अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मतलब एक जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसका एक इमेजिनरी पाथ है जो किसी भी आकाशीय पिंड के चारों तरफ घूम रही है, उसका एक पाथ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षा, है ना। तो अब इसी में है क्या, अब सर्कुलर ऑर्बिट भी हो सकता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट भी हो सकता है। अब जिस तरह से घूमेगा उसको हम लोग बता देंगे कि इलिप्टिकल है या सर्कुलर है। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? म्यूट कर लें जितेंद्र आप। ठीक है, देखिए अब उसमें क्या है, एक है जियो सिंक्रोनस और एक है सन। माइक म्यूट कर लेंगे। हाँ, जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस। देखिए जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस में मेन बेसिक डिफरेंस ये है, देखिए सन वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर, और इसका नाम है जियो सिंक्रोनस जो हम लोग जानते ही हैं। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट इज सिंक्रोनस विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब पृथ्वी, अर्थ जो है रोटेशन करती है, उस रोटेशन के अलोंग जब सैटेलाइट को हम घुमाते हैं तो उसको कहा जाता है जियो सिंक्रोनस। इसमें एक कंडीशन ये है कि जो टाइम टेकन है, जो समय लिया जाता है उस सैटेलाइट के द्वारा टू रिवॉल्व वन राउंड फ्रॉम द अर्थ, जो एक चक्कर लगाए पृथ्वी का, नॉट भी सेम टाइम पीरियड। सपोज करिए हम लोग 23 आवर 56 मिनट्स में कवर करता है पृथ्वी एक रोटेशन। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एक्चुअल समय जितना टाइम पीरियड पृथ्वी अपने रोटेशन में लगाती है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि उतना वो समय ले, उससे ज्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है। दूसरा क्या है कि इसका जो मूवमेंट होता है सैटेलाइट का, वो रोटेशन जो पृथ्वी रोटेट कर रही है उसके अलोंग होता है, सिंक्रोनस होता है। इसमें क्या होता है सन सिंक्रोनस में, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर। क्योंकि देखिए जब आप मैप देखते हैं पृथ्वी का तो क्या है, पोलर कहाँ है? यहाँ है पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ऐसे घूमेगी। मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट इज सिंक्रोनाइज्ड विथ रिस्पेक्ट टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। और जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या कर रही है? इधर घूम रही है, और ये जो सैटेलाइट है इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है, पोलर वाइज, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। उसमें क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, लेकिन रोटेशन ऑफ द अर्थ यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड, इसके ये रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। यही बेसिक डिफरेंस है, यही चीज हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं GSLV में, PSLV में। अभी जो लॉन्च किया गया आपका आदित्य L1, वो किसे लॉन्च किया गया था?
PSLV या GSLV से? PSLV सिस्टम था। और ये चंद्रयान? LMB M4 LK M4 से जी। चंद्रयान लॉन्च किया गया था जी, देखिए चंद्रयान जो लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3, उसी का नाम हो गया है अब SLV Mark 3, ठीक है, चंद्रयान वाला। लेकिन जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया था वो PSLV से लॉन्च किया गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और क्या बेसिक डिफरेंस है हम ये बताएं कि सिंपल सा बात है, सन सिंक्रोनस मतलब पोलर सैटेलाइट वाला जो है वो जो रिवोल्यूशन होता है अर्थ का उसके अलोंग, और सिंपल याद रखिए ना, पोलर मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल टू नॉर्थ पोल घूमता है, और फिर तभी अपना चक्कर तो सन के लगा ही रही है। इसमें जियो सिंक्रोनस में क्या होता है कि रोटेशन जो पृथ्वी करती है उसके अलोंग लगाती है, लेकिन इसमें टाइम पीरियड एक्चुअल नहीं होता है। उसी के लिए एक और है जिसको हम लोग जानते हैं जियो स्टेशनरी, जिसमें एक ही बेसिक डिफरेंस है, वहाँ पे टाइम जो है जितना समय पृथ्वी लेती है 24 आवर्स 56 मिनट्स, उतना ही समय जियो स्टेशनरी, इसका नाम से ही क्लियर है, जियो स्टेशनरी मतलब पृथ्वी पे वो स्थिर प्रतीत होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर कब प्रतीत होता है? इट अपियर्स स्टेशनरी व्हेन द स्पीड ऑफ रिलेटिव, हाँ बिल्कुल, चलो, बोलिए बोलिए। जब पृथ्वी हाँ के बराबर है, जो भी उपग्रह है उसका गति है जो दोनों का इक्वल रहेगा हाँ तभी इक्वल रहेगी, बिल्कुल। दैट्स बाई दिस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जो स्पीड पृथ्वी का है घूमने का, वही स्पीड उस सैटेलाइट का होगा, तभी तो वो में स्टेशनरी प्रतीत होगा। दैट्स बाय उसका नाम रखा गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो 3 तरह का आपको ध्यान रखना है, जियो सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस, सन का मतलब वही पोलर, और एक हो गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो सिंक्रोनस आप समझ लीजिए कि उसमें टाइम पीरियड इक्वल नहीं होता है, जो टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन का होता है, लेकिन जियो स्टेशनरी में इक्वल होता है। जियो सिंक्रोनस मतलब क्या हो गया, सॉरी सन सिंक्रोनस में क्या हो गया, जो पोलर वाला है साउथ टू नॉर्थ। यही 3 है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। किसी भी तरह का प्रश्न आए, एक चीज आप बता देते हैं लास्ट, समझ में आ रहा है जी कि बस ऊपर ऊपर जा रहा है? बताइए। सर आ रहा है समझ। देखिए ये है PSLV और GSLV में बेसिक डिफरेंस दिख रहा है। यस सर। देखिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इतना ध्यान रखिए। जो PSLV होता है उसमें क्या होता है कि प्राइमरी मीन टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इनटू SSPO, अभी मैंने बताया सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, बट इट कैन आल्सो लॉन्च अप टू 120। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेनली इसका पर्पस किस लिए किया जाता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए। और इसमें 4 स्टेज होता है, देखिए हमने डायग्राम बनाया है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। पहला सॉलिड होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर सॉलिड होगा, फिर लिक्विड होगा, 4 स्टेज होता है, ठीक है। इसमें देखेंगे मीन टू लॉन्च, हमेशा हम लोग जब भी यूज करते हैं GSLV तो वो हैवी जो भी, जब भी हमारा हैवी सैटेलाइट लॉन्च करना है, सॉरी, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, GSLV का यूज करते हैं। तो चंद्रयान 3 था, उसमें लैंडर पेलोड था, रोवर पेलोड था, प्रोपल्सन था, 3 मॉड्यूल था, तो इसलिए हम लोग उसके लिए हम लोग चंद्रयान के लिए GSLV का यूज किए थे। इसमें 3 ही स्टेज होता है, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। इसमें कैसे होता है, सॉलिड, लिक्विड, देखिए ये मार्क 1 है, लेकिन जब थोड़ा सा हम एडवांस हुए हैं तो हम लोग मार्क 3 बनाए। मार्क 3 में क्या किए हैं, पहले हम लोग यहाँ लगाते थे, तो उसमें क्या होता था कि ये लिक्विड बहुत लंबे समय तक
चल नहीं पाता था क्योंकि हमको उसको पूर्ण रूप से लिक्विड रखना है। लेकिन जब ये जलता था, इस सॉलिड में जो ये ईंधन है, ये जलता था तो इसको नुकसान होने का डर होता था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उस बूस्टर को दोनों इधर लगा दिया, वही सॉलिड वाला को। इसमें मार्क 3 में हम लोग अपग्रेड करके, ताकि ये दोनों सिर्फ बूस्टर का काम करे। जब प्रोपल्सन हो नीचे से तो बस ये सॉलिड बूस्टर का काम करे और ये हमारा ऊपर की ओर चले जाए। उसके बाद ये जो लिक्विड, जो क्रायोजेनिक इंजन है, वो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, फिर वो अपना काम करेगा आगे उसको ईंधन देने के रूप में। जो एक क्रायोजेनिक का मतलब सिंपल सा ये समझिए, क्रायो मतलब होता है लिक्विड, मतलब बहुत कूल्ड लिक्विड, एक्सट्रीम कूल्ड लिक्विड, बहुत अत्यधिक ठंड। और इसका बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि हम लोग को हाइड्रोजन को जो है ना, लिक्विड हाइड्रोजन, क्योंकि उसके पास बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी होता है, बहुत ही वो इनफ्लेबल होता है। जब वो लिक्विड में रहेगा तो वो H2 प्लस O2 बाहर से लेगा, H2 होगा, आराम से वो कंबसन करेगा, उसको फुल मात्रा में एनर्जी देगा, वो आगे बूस्ट करते हुए स्पेस जहाँ जाना होगा वहाँ चला जाएगा ऑर्बिट में। तो इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि इसमें 4 स्टेज होते हैं और GSLV में 3 स्टेज होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। इसको हम लोग बोलते हैं क्रायोजेनिक के रूप में। इतना ही ध्यान रखेंगे, कम से कम इतना भी ध्यान रखेंगे तो इससे ज़्यादा लेवल नहीं पूछेगा बीपीएससी। इतना टेक्निकल पता रहेगा तो इनफ है कि किस किस में 3 स्टेज होता है, किस में 4 स्टेज होता है, और क्या बेसिक डिफरेंस है जियो सिंक्रोनस में और सन सिंक्रोनस में। इसको हम लोग पोलर सिंक्रोनस भी बोलते हैं। यही था, बताइए किन्हीं को कुछ पूछना है? सर एक कुछ समझ में नहीं आया? हाँ बताइए बताइए। सर एक साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य से 100 मिलियन टन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सर इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? फिर से बता, आवाज समझ में नहीं आया। क्या साउथ कोरिया क्या किया है? ये साउथ कोरिया सर कृत्रिम सूर्य से 100 मिलियन टन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन किया है सर। ये अच्छा। वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर। इसके बारे में जानकारी नहीं, इस न्यूज से हम अवगत नहीं है अभी। थैंक यू सर। ये कब का न्यूज है? ये सर परसों तरसों का है सर। अच्छा, नहीं इस न्यूज से अवगत नहीं है। ओके सर। ठीक है, इसमें कुछ पूछना किसी को? इन्हें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, बट फिर भी मैंने ट्राई किया समझाने का, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट है, साइंस नहीं है ये साइंस एंड टेक है। क्या कुछ पूछना चाहिए मनीषा, बताइए। तो पूछना है तो बोलिए। आई थिंक किन्हीं का डाउट नहीं है। सर डाउट दो ही कंडीशन में नहीं होता है, या तो कुछ समझ में ही नहीं आया या पूरे समझ में आया। अब तो यही लोग बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। ज्यादा अच्छा ऊपर हो कोई गया नहीं, क्या? कल तक समझ आएगा। एक बार रिकॉर्डिंग वीडियो जब देखेंगे ना। लग तो रहा है कि ज्यादा ऊपर हो गया। अच्छा लगा, चलिए थैंक यू। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। यस सर, नया चीज सीखने के लिए मिला इसमें बहुत सारा सर। हाँ थोड़ा देखिए, मैं यही बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप अपना लेवल सभी लोग बढ़ाएंगे। जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है बीपीएससी का, उसके लिए बहुत जरूरी है कि अब हम लोग को उस तरफ मूव ऑन करने की जरूरत है। कम से कम उसका अपर भाग तो टच कर लें, ताकि प्रश्न आए तो बन जाए। बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई क्या? सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, जैसे सर हाँ बताइए। कोई भी क्वेश्चन है उसका जितना डायमेंशन है उसका फर्स्ट पेज में मतलब टोटल लिख सकते हैं, उसके बाद भूमिका स्टार्ट कर जो भी लिखना है सर लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करिए, बेफिक्र से करिए।
ये आप समझिए कि आप एक बेहतर आपके पास कंटेंट रेडी हो रहा है, क्योंकि ये टेस्ट हम लोग किस लिए देते हैं? जितने भी टेस्ट हम लोग देते हैं या क्वेश्चन लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो जो भी लोग एग्जाम, फाइनल एग्जाम हो, उसकी बेहतर प्रिपरेशन हो, बेहतर जी अस्त्र तैयार रहे मेरे पास। तो ये सब क्या है? यू आर रेडी फॉर, यू आर गेटिंग रेडी फॉर दैट डे। तो ये सब अस्त्र शस्त्र है, इसको जितना अच्छा बेहतर बनाइएगा उतना बेहतर आपको एग्जाम में बेनिफिट करेगा। सर, जैसे इसलिए बड़ा हमेशा क्वेश्चन, प्रयास। हाँ बोलिए जैसे बोलिए। बड़ा क्वेश्चन सर 38 मार्क्स का है, हाँ हाँ तो उसके लिए 4 या 5 पेज में सर लिखेंगे। तो फर्स्ट पेज में तो बाय द वे कारण हो गया, महत्व हो गया, प्रभाव हो गया, चाहे जो भी है सर, उतना हाँ डायमेंशन लिखकर उसके अगला पेज से भूमिका स्टार्ट कर, तो 4 पेज में जो भी है, चाहे 3 पेज में उसको समेट सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, अभी अगर आपको लगता है आप इनिशियल फेज में है, तो आप उसको लास्ट में भी लिख सकते हैं। जब आप पढ़ने के बाद हुआ अच्छा ये अपने क्वेश्चन लिखा, फिर इंट्रोडक्शन लिखा। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी आप इनिशियल फेज में है, तो बहुत चीजें आपको अभी नहीं सर पता है क्या। ज्यादातर अभी सर ज्यादातर पैराग्राफ में चल जाता है, बाय द वे आता ही नहीं नहीं नहीं, है तो कुछ। पैराग्राफ में चलता कोई बात नहीं, लेकिन पहले आप पैराग्राफ में ही लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट में लिखिए कि उसको। तो अब हम अगर हम 5 पेज में अपना आंसर लिखें, अब उसको हमको 1 पेज में, आधा पेज में समराइज करना है कि कौन कौन सा पॉइंट है, उसका फीचर्स क्या है, उसका क्या एडवांटेज है, उसका क्या क्रिटिक्स है, क्या लिमिटेशन है, क्या सजेशन है, क्या गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, लास्ट में क्या कंक्लूजन है। तो ये आपका 1 पेज में होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन में 2 तरह से इंट्रोडक्शन होता है, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन दीजिए या करेंट अफेयर से लिंक करके इंट्रोडक्शन दीजिए। उसको लास्ट में रखिए या ऊपर कहीं भी कंक्लूजन में डालिए या इंट्रोडक्शन में डालिए। यही तो बेसिक कंसेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो। लेकिन एक आपका सिनॉप्सिस शॉर्ट वो तब बनेगा जब आप पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तब किसी भी चीज के बारे में आप एनालाइज कब कर पाएंगे? जब उसको फुल आप अच्छे से जानने के बाद। जानेंगे तभी ना। जी अच्छे से जानना जरूरी है ना, वो क्या है, उसका कैसा नेचर है, वो किस तरह का बात करता है, उसका क्या बिहेवियर है, कब उसका मूड। तो ये जब आप जानेंगे उसके बाद ही ना उसको आप एनालाइज कर पाएंगे कि इज इट सुटेबल फॉर मी और नॉट। जी इसी तरह से प्रश्न का है, जब पहले उसको जानिए, उसका क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेज है, क्या क्रिटिक्स है, देन यू मेक अ सिनॉप्सिस into 1 page or within half page. Any doubt? सर, क्वेश्चन कब Anyone? मिलता है? जैसे सर एक प्रॉब्लम था सर, अभी जो क्वेश्चन मिल जाता अभी या सुबह में तो ठीक रहता है, थोड़ा सा ड्यूटी पीरियड में टाइम अगर दिन में कोई लिख नहीं पाते हैं सर। ठीक है देखिए ठीक है, अभी मिल जाएगा क्वेश्चन, अभी मिल जाएगा। प्रयास तो रहता है कि वो सवेरे ही चला जाए, मतलब क्या कहते हैं, रात में ही चला जाए। कभी वो टाइप होके आता है, कहीं नहीं, कभी नहीं हो पाता है, तो वो प्रयास करेंगे कि टाइम से पहले ही मिल जाए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो मिल हम जाएगा। ऐसे तो 1 दिन का समय मिलता ही है आप लोग को, ऐसे नहीं तो सर, 1 दिन जैसे का एक्स्ट्रा समय मिल ही जाता है फिर भी। अल्टरनेट ही तो हम पढ़ाते हैं, तो फिर इतना समय तो मिलता है ना आप लोग को। परसों ही भेजा ये गया था ये प्रश्न क्वेश्चन। ये प्रश्न कब दिया गया है रुपेश सर? जैसे ये कल प्रश्न परसों आया था नहीं, परसों। इन लोगों को हो क्या रहा है ना कि जैसे कि पहले भी कुछ प्रश्न चला गया था, इसलिए उनको कंफ्यूजन हो रहा है। वो हम ठीक करवा देंगे, उसको स्टाफ को बोल देंगे, वो ठीक कर देंगे। अच्छा ठीक है। तो अभी जो प्रश्न जाएगा उसके लिए आपको मान लिया आज मंडे को मिले हम लोग, फिर बुधवार को मिलेंगे, तो 1 दिन आपके पास समय है। ठीक सर, ये सर एक क्वेश्चन सर व्हाट्सएप पर ही आएगा या कोई सर ग्रुपिंग है जैसे? नहीं, वो आपके बता दीजिए नंबर पे रुपेश सर, सीधे बता सीधे दीजिए। जाता होगा। नंबर पे सीधे सीधे जाता ही होगा आपको। जी सर, हाँ शाम को सर उसी पर आया था, तो वही जानना चाहते थे हाँ हाँ, कि तो भाई। फिर मिल ही तो जा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, टाइमिंग को ठीक करवा देंगे हम। ठीक ठीक है, ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, ओके, गुड नाइट। ठीक, गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट सर।